हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना उधर वो फिजियोलॉजी वाला प्लांट फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई थी और बच्चों के कहने पे मैं वापस से रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ। हालांकि कुछ बच्चे नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि कोर्स करवाया जाए, लेकिन अभी स्कूल का मुझे कुछ ज़्यादा सही लग नहीं रहा है, इसलिए मैं वापस से रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ ताकि नए बच्चों के लिए। आप लोगों को मैंने नीट वाला पेपर भी भेजा था और वो जितना पोर्शन आपको पढ़ाया है उसमें से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप बहुत उससे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और उसमें अगर अपन वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किससे आए थे? एक तो प्लांट फिजियोलॉजी से जो अभी अपन ने कंप्लीट करी है, एक एनिमल फिजियोलॉजी जो अपन आधी कर चुके हैं और आधी अभी रह रही है, और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको वापस से एनिमल फिजियोलॉजी में स्टार्ट कर देती हूँ। और उसमें अपना चैप्टर है 21 स्किन का, सिंपल सा चैप्टर है। और यहाँ पे देखो, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ भाई नीट के लिए हैं, तो वो एक थोड़े से जब आप नोट्स बनाते हो तो ऊपर लिख लिया करो, ताकि जो है आप लोगों को जब आप ध्यान रहे तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप जानते हो स्किन या त्वचा, और इसके लिए अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब उसमें अंग नाम आते ही हमारे दिमाग में होता है त्वचा तो हो नहीं सकती, ये तो अंग जैसी नहीं है, लेकिन त्वचा एक अंग है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है, कई बार आप अगर नीट के भी क्वेश्चंस करोगे तो उसमें यही आएगा सबसे बड़ा अंग, तो उसमें अधिकतर बच्चे लिवर या यकृत लिख देते हैं, क्योंकि अगर आपने को पता ही है कि और उसमें ऑप्शन त्वचा भी होता है। अगर त्वचा नहीं हो, स्किन नहीं हो, तो फिर आप जो है लिवर या यकृत लिख सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे त्वचा या स्किन ऑप्शन में हो तो आपको कौन सा लिखना है? त्वचा। तो ये जो है, क्यों, अब आपको पता है पूरे हमारे शरीर पे एक तरह का कवर है, सब जगह आपको स्किन मिलेगी, तो ये है सबसे बड़ा अंग। अब देखो, हालांकि अपन लास्ट में जाके इसके बहुत सारे कार्य हैं और वो अपन पढ़ेंगे, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हरफनमौला, जैक ऑफ ऑर्गन, यानी कि इतने सारे काम करती है ये स्किन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हरफनमौला। मतलब होता है हर जगह आप फिट कर दो, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर वही है जैक। जैक मतलब होता है जोकर। तो जैसे कभी आपने कार्ड्स या ताश वगैरह खेले हो तो उसमें जोकर अपन बनाते हो, तो जोकर को आप कहीं भी फिट कर देते हो, तो इसलिए इसको जैक ऑफ ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसके अंदर अगर आप जैसे चैप्टर का नाम भी आप देख रहे हो तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब ये केवल स्किन की बात नहीं है, अपन ने इसको सिस्टम का है। सिस्टम क्यों कहा है? सिस्टम या तंत्र इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे, जैसे जब अपन स्टार्टिंग में चालू गया तो सबसे पहले आपको पता है कि कोशिका होती है, सेल होती है, सेल बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और फिर बहुत सारे ऊतक मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और वो बहुत सारे अंग मिलके तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलके जो है बॉडी बनाते हैं। तो ये एक लाइन है, तो उसी लाइन में अगर अपन स्किन या इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का सिस्टम है, एक तरह का तंत्र। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत तरह की कोशिकाएं भी आप पढ़ोगे तो बहुत सारी सेल्स भी हैं इसमें, लेयर्स भी हैं इसमें, ऑर्गन्स भी हैं, और जैसे आप ग्लैंड्स वगैरह देखोगे तो वो भी है, ब्लड भी है, लिम्फ भी है, तो सब कुछ चीज़ें हैं। इसलिए जो है अपन इसको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि अध्यावरणी तंत्र। तो ये यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में देखो, अपन थोड़ी सी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए थोड़ी सी, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि अगर अपन स्किन, और स्किन का भी कौन सा? ऊर्ध्वाधर काट, यानी कि वर्टिकल। एक ही आप लोग थोड़ा सा काट का या सेक्शन का ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मैं वैसे ही बता देती हूँ कि ये एक पेन है ना,
अब अगर हम इसको यूं काट रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये सेक्शन कहलाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, और हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। यानी कि अगर आप इसको दो पार्ट्स में काटोगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखेगी, आपको इसमें भाई कहाँ इंक है या इंक की जो लीड है वो कैसी है, तो वो आपको इसका वर्टिकल सेक्शन दिखेगा। वहीं पे अगर मैं इसको यूँ 90 डिग्री पे रख के अगर सेक्शन कट करती हूँ तो आपको इसका गोल पोर्शन दिखेगा। जैसे अपन घर में सलाद वगैरह काटते हैं, बिल्कुल वही चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी है। तो जब हम यूँ 90 डिग्री पे इसको कट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पर जो है, अब ये जो क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें, खैर यहाँ तो अनुप्रस्थ का सवाल ही नहीं होता, यहाँ तो जो सेक्शन कटेगा वो वर्टिकली कटेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ या ट्रांसफर सेक्शन के लिए कोई चीज़ थोड़ी सी गोल होनी चाहिए, थोड़ी सी राउंड शेप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं उसमें, तो उस सेक्शन में हमें दो पार्ट मेन दिख रहे हैं। सबसे ऊपर की तरफ है अधिचर्म या जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, और नीचे की तरफ है डर्मिस। हालांकि कई जगह आपको एक और पार्ट भी मिलेगा हाइपोडर्मिस, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे अभी अपन केवल दो ही बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। और जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, अब यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, पर वैसे अगर आप देखोगे तो वो 25, उसको मान लो 25%, और जो बाकी पार्ट है, डर्मिस पार्ट है, वो 75। तो इतना जो है इसमें फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो एपिडर्मिस वाला पार्ट जो है, जो बाह्य त्वचा वाला पार्ट है, वो बहुत सारी उसमें आपको लेयर्स मिलेंगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले कि ये बनता किससे, तो ये जो है एक्टोडर्म, जो बाह्य जनन स्तर होता है, उससे ये बनता है। वहीं पे अगर आप अभी डर्मिस पे जाओगे तो वहाँ पे मेसोडर्म है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको, और यही चीज़ जो है नीट में अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर बहुत इजी आया। अब वो इजी क्यों हमें लग रहा है, अगर तुम देखोगे तो कहोगे कहाँ से इजी है, क्यों? क्योंकि हम लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पूरा का पूरा बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आए। तो वहाँ पर जब आप नीट का करोगे तब चाहे आप कोचिंग के कितने भी नोट्स निकाल लो, अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप देखोगे कि सारे के 80 में से 79 क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आए। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हालांकि थोड़े से क्वेश्चन लिखने में उसकी फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई है, बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ एनसीईआरटी से आए, इसलिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो अब यहाँ सिंपल सा है कि जो अधिचर्म है उसकी उत्पत्ति है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो एक्टोडर्म से होता है। जब अपन अभी भ्रूण अवस्था वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी लेयर है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो अधिचर्म है, ये अधिचर्म जो है इसमें आपको ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं मिलेगी। और आप देखते हो कि कभी मतलब अपनी थोड़ी सी रगड़ लग जाए तो वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन वहाँ से आप ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा चोट लगेगी तब भी वहाँ से ब्लड निकलेगा, यानी कि आप कहाँ पहुँच गए हो, डर्मिस में। यानी एपिडर्मिस अगर रप्चर हुई है, वो टूटी है, तब तो ब्लड नहीं होगा या ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर डर्मिस पार्ट में होता है तब जाके ब्लीडिंग होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी वो देखें थिकनेस, तो वैसे तो है ही कि 25% है, लेकिन कुछ जो पार्ट्स हैं जैसे कि हमारे ये पाम, हथेली, यहाँ पे आपको एपिडर्मिस सबसे मोटी मिलेगी, या फिर जो हमारा फुट एरिया है तो वहाँ पर आपको, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे चाहे आपका पैर वाला फुट वाला रीजन हो, चाहे आपकी हथेली या पाम हो, यहाँ पर अधिचर्म जो है सबसे मोटी मिलेगी। और इसीलिए जैसे मान लीजिए कभी आप ये तो ना कहते हो कि हमारे हथेली में ठंड लग रही है, हाँ हाथ में ठंड लग रही है, तो
तो ये जो है इसीलिए है ताकि जो किसी भी चीज़ को हम इजीली उठा सकें, इजीली काम कर सकें। तो यहाँ पर और पैर भी जो है अगर मान लीजिए इतनी पतली होती तो हम तो ज़मीन पे पैर ही नहीं रख सकते, ना तो बहुत ठंडे में ना तो बहुत गर्म में। क्यों? क्योंकि एकदम से जो है हमारी पूरी बॉडी में सेंसेस पहुँचेंगे, इसलिए चाहे हथेली हो चाहे हमारे पैर का नीचे फुट रीजन हो, वो हर समय वहाँ आधी चर्म मोटी होती है, इसलिए हमें एकदम से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हम नहीं आ पाते या उनकी सेंसेस हमें नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसके बाद में है कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्तरित एपिथेलियम ऊतक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। आपने जो है उसमें पढ़े थे 11th में, टिश्यू का पूरा चैप्टर था, हालांकि बहुत बोरिंग था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है। तो यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कैसी होती हैं? एक दूसरे से सटी हुई। इनमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस या अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक तरीके की लेयर बना रही। जहाँ लेयर का काम होता है वहाँ पे आपको छेद कम मिलेंगे, पोर्स कम मिलेंगे, ताकि आप जैसे मान लीजिए आपको कोई परत बनानी है, घर पे भी बनानी है, तो आप क्या करते हो? ऐसी बिल्कुल प्लेन चीज लोगे जिससे कि और उसमें छेद ना हो, तो तभी वो चीज़ जाके बनती है। तो यहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन या कवरिंग है, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सटी हुई, एक दूसरे से सटी हुई सेल्स मिलेंगी। तो वो सेल्स कौन सी होती हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। फिर उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये जो अधिचर्म है, इस अधिचर्म में 5 लेयर्स हैं, और यहाँ पे जो अपन लेयर्स पढ़ रहे हैं वो लेयर्स अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी नीचे से ऊपर। तो ये ध्यान रखना कि आप जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको फर्स्ट लेयर बोल रही हूँ, लेकिन वो है एक्चुअली कौन सी? 5वीं। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर परत नहीं नाम है, यहाँ पे वैसे तो स्तर है, और दूसरी क्या है, अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो स्ट्रेटम। ये ध्यान रखना, जैसे एक बार मैंने पहले आपको बताया था WBC और RBC, वैसे हम सेल्स बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लेकिन अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स नहीं है, वो क्या है? कार्पल्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये लेयर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेटम। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा परतें मिल रही हैं, यानी कि लेयर्स कौन सी होती है? जो सिंपल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है, तो वो है। लेकिन ये स्तर है, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा लेयर मिलेगी, इसलिए आप इसको लेयर नहीं कह के क्या कहोगे? स्तर या स्ट्रेटम। अब सबसे पहले देखो है अंकुरण स्तर या मेल पीगी स्तर, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटम जो है मेल पिगी। ठीक है, और दूसरा इसका नाम है जर्मिनेटम। तो ये जो है 2 नाम दे रखे हैं, और ये जो भाग है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। क्यों? क्योंकि ये डर्मिस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है डर्मिस से या चर्म भाग से जुड़ा हुआ है, और इसकी जितनी सेल्स हैं वो सारी की सारी जीवित हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग का इसमें जरूर ध्यान रखना कि कौन सी लेयर में जो है नॉन लिविंग है। तो इसमें जो कोशिकाएं वो कैसी हैं? जीवित हैं, और एक सबसे चिपकी हुई हैं, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल लेयर की तरह है। फिर यहाँ पे ये जो है ये किससे चिपकी हुई है? आपको जो आपको काली काली नीचे ये है आधार, जो चर्म की सबसे पहली परत है, और अधिचर्म की ये सबसे बाद वाली परत है। तो उस परत को हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार कला, उससे ये जुड़ी हुई है, और इससे ही इसे न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि ये इनके पास में न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं है तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो जितना पोषक पदार्थ है वो पोषक पदार्थ किसके थ्रू मिलता है? इन्हें बेसमेंट से मिलता है। फिर यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये थोड़ी सी जिगजैग जैसे ऊपर नीचे जैसी हो रही है, तो ये जो है इनमें थोड़ी सी जगह होती है, और इन जगह को ये इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, रेटिपैक्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। और इन रेटिपैक्स में यहाँ पर जो है ये जैसे ये गड्ढा सा है, तो यहाँ पर जो है कुछ विशेष कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंट कोशिकाएं हैं, जिनके कारण हमारा स्किन का रंग होता है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कौन सी है? मेलेनिन। मेलेनिन जो होती है, जो कि काले रंग का पिगमेंट है, और इसी के कारण जो है हमारी त्वचा का रंग होता है।
फिर उसके बाद में फिर नीचे से अपन जाते हैं, दूसरा कह दो या ऊपर से आते हो तो चौथा कह दो। तो फोर्थ हमारा स्ट्रेटम है सूल स्तर या स्पाइनोसम, यानी कांटे जैसा है। तो अब ये एक दूसरे से फंसे हुए हैं, ठीक है, ताकि ये जो है एक दूसरे में, जैसे मान लीजिए कि नीचे वाली जो लेयर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते वो डेड हो जाती है। तो यहाँ पे ये थोड़े से जो है इनकी साइज आपको कैसे मिले, जैसे अपन मकान में पत्थर बनाते हैं टेढ़े मेढ़े से, तो उस तरीके से इन सेल्स की स्ट्रक्चर होती है। इसलिए इन क्या बोलते हैं, सूल या पॉलीहेड्रल, यानी कि बहुत सारे कोनों वाली है। और इसलिए है ताकि ये बिल्कुल दीवार की तरह ये जो है सबसे ज़्यादा स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर उसके बाद में अगला है कणी स्तर या ग्रेन्युलोसम, यानी कि नाम से पता है इसमें छोटे छोटे आपको कण मिलेंगे। और यहाँ पर लगभग ये थोड़ा सा चौड़ा परतें होती हैं, 5 से 6 परत होती है। और इन कोशिकाओं के अंदर केरेटोहाइलिन ये एक प्रोटीन होता है, और इसी प्रोटीन से क्या बनता है, किरेटिन, जो आगे जाके आपको मिलेगा। तो अभी तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली परत या ये वाली जो स्ट्रेटम है इसके अंदर केरेटोहाइलिन जो है प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद में स्वच्छ स्तर या ल्यूसिडियम। स्वच्छ स्तर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं लगभग ट्रांसपेरेंट, कभी अगर आप स्किन को थोड़ा सा उठा के देखो या कभी ड्राई स्किन निकलती है तो वो आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी है। और इसके अंदर होता है एलिडिन। अभी एलिडिन कहाँ से आया, जो किरेटोहाइलिन है वही टूट के किस में बनता है, एलिडिन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है लगभग कोशिकाएं डेड होनी चालू हो गई क्योंकि उनका केंद्रक भी नष्ट हो जाता है। और ये पूरी की पूरी पारदर्शी और उसके साथ साथ में जलरोधी होती है। क्योंकि हम जैसे नहाते हैं तो ये नहीं कि अगर जलरोधी नहीं होगी तो हमारे शरीर के अंदर पानी चला जाएगा। तो जल को रोकने का काम कौन करता है, ये वाली। और अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो फिर ये स्किन उतरने लगती है। फिर उसके बाद में किरण स्तर या कॉर्नियम, जो सबसे ऊपर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ है, और ये टोटली नॉन लिविंग होता है, जीवित नहीं होता है। और इसके अंदर होता है किरेटिन, और ये हमारे जैसे नाखून है या इस तरह उनका उत्पत्ति या उनका निर्माण करता है। जैसे गाय भैंस है तो उसमें हॉर्न है, जो उनके सींग वगैरह हैं वो है। हमारे हाथ में जो नाखून है तो वो सारे इसके थ्रू बनते हैं। तो ये आपका आज थोड़ा सा मैंने सिर्फ अधिचर्म, क्योंकि अब रिवीजन कर रहे हैं तो अपन धीरे धीरे इसको करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ, श्रृंगी भवन या क्रेटेनाइजेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस में क्या है, केरेटोहाइलिन जो है एलिडिन या केरेटिन में चेंज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केरेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन। और इन्हीं से हमारे बाल, नाखून या जो गाय भैंस है उनमें सींगों का, सींग है, खुर है, इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।